हाथी के जाने के बाद एक बड़ी सी जगह निकल आई थी। यह तो था कि हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। जाते हुए हाथी को उंगली से छूने का मन रघुवर प्रसाद को हुआ था। हाथी के हटते ही दरवाजे के पास खड़ी औरतों में उन्हें पत्नी की एक झलक ढूंढा और पिता के पैर छुए। पत्नी उन्हें नहीं दिखी। पड़ोस की औरतें कमरे में थी, इसलिए विश्वास था कि कमरे में होंगी। हो सकता है माँ हो। पत्नी न आई हो। माँ से मिलने औरतें आई हों, पर गवनई क्यों होगी? क्या पत्नी नहीं आई होगी? उसका मन स्थिर नहीं था। वे हाथी से उतर गए थे, पर मन अचानक घुड़सवारी करने लगा था। जी पत्नी के आने और न आने की तरफ दौड़ता रहता था, कहीं रुकता नहीं था। न तो आने पर रुकता था और न ही नहीं आने पर। पिता ने रघुवर प्रसाद को बहुत मन से आशीर्वाद दिया। हाथी वाले को चाय नहीं पिला देते? याद नहीं रही, कल पिला देना। पिता ने सोचा होगा कि वह महाविद्यालय आना जाना हाथी से करता है। कितनी देर हो गई आए हुए? रघुवर प्रसाद ने पूछा। घंटा 2 घंटा हुआ होगा। पड़ोसियों से मालूम पड़ा तो ढोलक लेकर गवनई करने लगी। बहू अंदर है, बहू को पहुंचाने आया था। तुमको छुट्टी तो मिलती नहीं। तुम्हारी माँ पीछे पड़ी थी, बहू को पहुंचा दो, बहू का मन नहीं लग रहा, उदास रहती थी। उसे अपने माता पिता की याद आ रही होगी। धीरे से संकोच से उसने कहा। यह पिता ने नहीं सुना। घर पैसे थोड़ा ज्यादा भेज दिया करो। छोटों की बीमारी में इस बार पैसे खर्च हो गए। 20 दिन बुखार में पड़ा रहा। आने पर बहू ने बहुत सेवा की। तब तक तो वह ठीक हो गया था, अब एकदम ठीक है। तुमको चिट्ठी लिखे तो थे? चिट्ठी नहीं मिली, आश्चर्य से रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी लिखी हो और उसे न मिली हो? पत्नी क्यों लिखेगी? वह भी नहीं लिख सका जब। कितने दिन पहले लिखे थे? कुछ दिन हो गए। महाविद्यालय के पते से तो नहीं भेजे? घर के पते से भेजे थे। पोस्टमैन से पूछूंगा। पूछते रहने से वह चिट्ठी देना भूलेगा नहीं। अच्छा, मुंह हाथ धो लो, चाय पी लो, थके हो गए, पिता ने कहा। अम्मा नहीं आई? कैसे आती, वहां कौन देखता। आपने चाय पी? हाँ पी ली। देखो कप खटिया के नीचे धरा है। कप ले जाना, इसी में धो के पी लेना। ज्यादा कप बासी नहीं निकाला करो, टूट जाती है। जी हाँ, ज्यादा कप बसी नहीं थी। यही एक कप बसी थी जिसे रघुवर प्रसाद ने उठाया था। कप उठाते उठाते रघुवर प्रसाद ने कमरे की तरफ देखा। कमरे के अंदर देहरी के पास उन्होंने कप रख दिया था। स्टोव जलने की गंध थी। उनके कप रखते ही एक लड़की ने कप उठाया और उससे धोने गुंडी की तरफ कोने में चली गई। रघुवर प्रसाद जूता उतारने सीढ़ी की तरफ बैठ गए, इस तरह कि वे अंदर से नजर आए। स्टोव पत्नी के सामने रखा होगा। कोने से किसी औरत ने स्टोव उठाया होगा और कहा होगा, अब रघुवर प्रसाद के लिए चाय बनाओ। एक लड़की चाय के लिए गुंडी से पानी ले आई होगी। किसी ने छन्नी दिया होगा, किसी ने शक्कर, चाय पत्ती पत्नी के पास सरका दी होगी। रघुवर प्रसाद जूता उतारकर पिता के पास बैठ गए। अम्मा ठीक है? ठीक है। हर बार खाते समय एक बार ठसका जरूर लगता है। खांसते खांसते बेदम हो जाती हैं। डॉक्टर को बताए थे? होम्योपैथी वाले को दिखाते रहते हैं। होम्योपैथी की दवा भी महंगी हो गई है। एक छोटी सी शीशी 5 रुपए की आती है। हफ्ता भर दवाई चलती है। एक छोटी लड़की बहुत धीरे धीरे कदम रखते हुए चाय न छलके जैसे रस्सी पर चल रही हो, रघुवर प्रसाद को आते दिखी। उसी के लिए चाय होगी। वे आगे बढ़े और लड़की के हाथ से कप ले लिया। जिसके लिए ले जा रही हो, देने से पहले वही छीन कर ले गए। इस तरह लड़की ने रघुवर प्रसाद को देखा और दुखी होकर लौट गई। चाय और पियेंगे? नहीं, जब आए होंगे तो कमरे में ताला बंद होगा। रघुवर प्रसाद को चाय पीते पीते याद आया कि ताला बंद था। ताला कैसे खुला होगा? तुम एक चाबी दे गए थे ना? अच्छा हुआ वही ताला लगाया था। दूसरा ताला लगता तो परेशानी होती। क्या परेशानी होती?
पड़ोसी बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, तुम्हारे आने तक वहीं रहते। तुम्हारे पास तो एक ही ताला था ना। एक नया ताला और लिया था। काहे के लिए? टट्टी के लिए। टट्टी के लिए क्यों? वहां चोरी होने से कौन सा डर था? चोरी नहीं, वहां भीड़ रहती है, समय पर खाली नहीं मिलती। अरे, इतना बड़ा मैदान तो है, खेत हैं। जी। उसका ताला तुम निकाल कर रख लेना। एक ताला मैं ले जाऊंगा, पैरा कोठा में लगाऊंगा। पैरा चोरी चला जाता है, बड़ी मुश्किल से गाय का चारा जुट पाता है। टट्टी किराए से ली है? टट्टी किराए से? टट्टी तो थी, कोई मनाही थोड़ी थी। कल एक नहानी घर किराए से ले लेना, एक चौका किराए से ले लेना, सब गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारी तनख्वाह तो किराए में चली जाती है, घर क्या भेजोगे? रघुवर प्रसाद ने सोचा कि पिता टट्टी का किराया ना पूछे, इसलिए तुरंत कहा, बस में कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? नहीं। रघुवर प्रसाद को पिता कमजोर लग रहे थे। पिता से तबीयत के बारे में पूछेंगे तो अपनी सब बीमारियां बतलाने लगे। तब रघुवर प्रसाद को घबराहट होने लगती थी। उसका वेतन अच्छा होता तो वह बताता कि एक पुत्र अपने पिता की किस तरह परवाह करता है। पिता की छोटी छोटी अपेक्षाओं के सामने वह असहाय हो जाता था कि वह अच्छा पुत्र नहीं समझा जा रहा। अपनी असहायता से अब तक पिता साथ देते आए थे। पिता की असहायता में वह पिता का कैसे सहारा बन सकेगा? यही ना कि पिता को 200 रुपए की जरूरत है तो बेटे की सहायता के लिए पिता जरूरत से किसी तरह 150 रुपए तक सीमित कर दें। महाविद्यालय के पास घर मिल जाए तो एक बड़ा घर ले लें, आने जाने का पैसा बचेगा। अब तक औरतें चली गई। सब औरतें चली गई? हाँ, मैं बताना भूल गया। हलवाई के यहाँ से बताशा ले आते और बांट देते। कल भिजवा दूंगा। कैसे भिजवाओगे? जाने दो, ऐसे समय बड़े वाले बताशे बुलवा लिया करो, दो दो बताशे बंटवा दिया करो। तीज त्योहार में पड़ोस में नाउन आती होगी, चाहो तो पता लगा कर बताशे भिजवा देना। जी हाँ, अब रहने दो, आगे चाहे ध्यान रखना। अंदर नहीं बैठेंगे? उसने पिताजी से पूछा। उनका भी अंदर जाने का मन था। यहाँ हवा में अच्छा लग रहा है। दिया बत्ती का समय हो गया है, बहू से कह दे बत्ती जला दे, कुबेरी बेरिया अंधेरा नहीं होना चाहिए। जी। रघुवर प्रसाद अंदर गए। पत्नी कोने में बैठी थी, गुड़िया बैठी थी। रघुवर प्रसाद की पत्नी ने उसे अपने साथ के लिए रोक लिया था। गुड़िया को देखकर रघुवर प्रसाद का मन हुआ उसे कहें ग में छोटे उ की मात्रा गु, पर नहीं कहा कि पिता क्या सोचेंगे। रघुवर प्रसाद के आते ही पत्नी ने गुड़िया को फुसफुसा कर जाने के लिए कहा होगा। वह भागती हुई चली गई। दिन के विदा होने का बाहर से कुछ अधिक अंधेरा कमरे में हो चुका था। रघुवर प्रसाद ने सोचा अभी बत्ती न जलाएं, 1 मिनट बाद जलाएं। वे पत्नी की ओर बढ़े। पिताजी दिख नहीं रहे थे। पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे थे। पत्नी के पास जाकर वे धीरे से बोले, चाय पी थी? पत्नी ने कुछ कहा नहीं। चाय पी थी? उन्होंने फिर पूछा। तब पिता के खांसने की आवाज आई। उन्होंने तुरंत खटका दबाकर बत्ती जलाई। पत्नी की नायलॉन की गुलाबी साड़ी का प्लास्टिक जरी का चमकता काम बिजली के उजाले में फक से जगमगा गया था। उजाला होते ही पत्नी की चूड़ियों की आवाज हुई। वह दीवार की तरफ धीरे से घूम गई थी। लाख और कांच की ढेर सी चूड़ियां पहनी थी। हालता वाले पैर को उजाला होते ही साड़ी से छुपा लिया था। तभी पत्नी ने उसकी तरफ इसलिए देखा कि क्या वह भी उसकी तरफ देख रहा है। पत्नी देख रही थी। देखकर वह मुस्कुराया तो वह भी मुस्कुराई। एक कमरे का घर जानकर पिता जानबूझकर 8 बजे की बस से लौट जाना चाहते होंगे। रघुवर का मन था कि पिता रुक जाते। अंदर आ जाइए, रघुवर प्रसाद ने दरवाजे के पास जाकर कहा। पिता उठे और अंदर आ गए। कमरे में एक बोरा बिछा था। पिता थोड़ी देर बोरे पर बैठे रहे, फिर उसी बोरे पर लेट गए। यह देखकर रघुवर प्रसाद बाहर पड़ी खटिया अंदर ले आया। खटिया पर लेट जाते? नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। पिता को थका जानकर उसने कहा, आज रात रुक जाते, कल चले जाना।
चला जाता हूँ, घर से पूड़ी लाया था, वही खाकर जाऊंगा। बासी पूड़ी नुकसान करेगी, रोटी खा लेना। बासी पूड़ी दाल के साथ अच्छी लगती है। बहू से बोल देना जल्दी दाल सब्जी बना देगी, थोड़ा भात भी खाऊंगा। पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार दिखी। उठकर चौके के डिब्बों को खोलकर दाल चावल ढूंढने लगी। जा बता दे दाल चावल कहाँ रखा है, पिता ने कहा। रघुवर प्रसाद ने दाल चावल आटा इन सब के डिब्बे बताए। सब्जी की टोकनी को देते देते पत्नी के पास रख दी। टोकनी में आलू थे। पूड़ी बहुत थी, इसलिए पत्नी ने आटा नहीं छाना। खाना बनते तक पिता आंखें बंद कर लेटे रहे। बेटे की गृहस्थी की खटर पटर आंख मूंदे सुनना उन्हें सुख दे रहा था। उनको लगता होगा कि चलो बेटे की गृहस्थी हो गई। रघुवर प्रसाद कल की तैयारी में किताब खोलकर बैठ गए। पत्नी खाना बनाते बनाते पति को देख रही थी। हर बार देखने में उसे छूटा हुआ कुछ नया दिखता था। क्या देख लिया है यह पता नहीं चलता, क्या देखना है यह भी नहीं मालूम। देखने में इतना ही मालूम होगा कि यह नहीं देखा था। पिता ने थोड़ा बहुत खाना खाया। 7 बज गए थे। सड़क की बत्ती जल गई थी। आपकी तबीयत ठीक है? वह पूछ बैठा। हाँ ठीक है, दिखना कम हो गया है। बायां आंख से तो बहुत कम दिखता है। दाहिनी आंख में जोत बाकी है। मोतियाबिंद हो रहा है। घुटने में बहुत दर्द होता है। काम करने से थकावट लगती है। उठकर खड़े हो जाएं तो चक्कर आ जाता है। कमजोरी है, डॉक्टर को दिखा लेते। होम्योपैथी वाले को? नहीं नहीं, अंग्रेजी को। अच्छा दिखा दूंगा। रघुवर प्रसाद उठे। टिन की पेटी खोलकर उन्होंने पहले एक 50 रुपया उठाया, फिर 50 रुपया और निकाला। पेटी में जब करीब 200 रुपए बचे होंगे। महीना पूरा बचा है। प्रबंधन मंडल ने केवल 800 रुपए महीना स्वीकृत किया था। विभाग अध्यक्ष को 1500 रुपए मिलते थे। इसके पहले डागा महाविद्यालय धवंतरी में उनको 1200 रुपए मिलते थे। ये रुपए खर्च के लिए रख लीजिए। कितने हैं? 100 रुपए हैं। समझ लो बस से आने जाने में 50 रुपए खर्च हो गए। 20 रुपया और रख लीजिए। नहीं, तुम्हारा भी खर्च है, पहले भी रुपया दिए थे। रख लीजिए, मेरे पास और हैं। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुला लाए थे। बहू ने पैर छुए तो पिता ने आशीर्वाद दिया। आजू बाजू के कमरों से औरत बच्चे झांक रहे थे। पिता के बैठने के बाद पिता का झोला लेकर रघुवर प्रसाद भी रिक्शे में बैठ गए। बहू से बोल दो अंदर से दरवाजा बंद कर ले। तुम्हारा घर बस्ती से एकदम बाहर है, सन्नाटा हो रहा है। जी, कहकर वे रिक्शे से फिर उतरे। कमरे में जाकर पत्नी से कहा, दरवाजा बंद कर लेना, मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊंगा। मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊंगा, यह उन्होंने अपने मन से कहा था। पिता ने जितना कहने के लिए कहा था यह उससे ज्यादा था। दरवाजे के पल्ले की आड़ में खड़ी पत्नी सब देख रही थी। सिर पर पल्लू था। सिर झुकाए पत्नी ने सुना और धीरे से हाँ कहा। रघुवर प्रसाद को पत्नी का हाँ सुनना बहुत अच्छा लगा। पिता को छोड़ने गए, तब से रात को करीब 9:30 बजे पैदल लौटे। सड़क की बत्तियों का उजाला घर के सामने था। उन्होंने दरवाजे की साकल को बहुत धीरे से खटखटाया ताकि केवल पत्नी सुने, आस पड़ोसी नहीं। पत्नी की दरवाजे के पास तक आहट सुनाई दी। चूड़ियों की खनखनाहट हुई तो लगा कि दरवाजा खोल रही है। जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने साकल फिर खटखटाया। दाहिने पड़ोसी के कमरे का दरवाजा खुलने की आहट हुई। पड़ोस की औरत बाहर निकली। रघुवर प्रसाद को खड़ा देखकर उन्होंने पूछा, दुल्हन सो गई होगी, जोर से खटखटाओ। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने सोचा पड़ोसन अपना दरवाजा बंद कर लें तो फिर खटखटाएंगे। पड़ोसन अंदर नहीं जा रही थी। उन्होंने फिर कहा, खटखटाओ। साकल खटखटाने से पहले उनका हल्का धक्का दरवाजे को लगा तो दरवाजा खुल गया। पत्नी ने बहुत धीरे से इस बीच सिटकनी खोल दी होगी और उनको पता नहीं चला। दरवाजा खुलने के बाद उनकी नजर नई पड़ोसन की तरफ गई। वो बोली, जाओ। पर वे अंदर अप्रत्याशित से ऐसे चले गए जैसे अपने आप गए। जिस क्षण जाना था उस क्षण नहीं गए। प्रतिक्रिया में उनसे देर होती थी।
उन्हें लगता था कि उन्होंने तत्काल काम किया है। उन्होंने दरवाजा बंद किया। पड़ोस से दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आ रही थी। वे दरवाजे से दूर चारपाई पर बैठ गए। पत्नी एक कोने में खड़ी थी। सो गई थी? नहीं, पत्नी ने सिर हिलाया। कुछ देर चुप बैठने के बाद उन्होंने कहा, छूकर देखो मुझको एक बार, बुखार है क्या? पत्नी को पास बुलाने का और कोई तरीका उन्हें नहीं सूझा। पत्नी उनके पास आकर खड़ी हो गई। शरीर गर्म हो तो बाएं गर्म हाथ से दाहिने गर्म हाथ को छुआ तो पता नहीं चलता कि दाहिने हाथ को छूते हुए कहा। उन्हें लगा कि पत्नी उनका माथा हाथ छुएगी, पर नहीं छुई। पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो भी पत्नी ने नहीं छुआ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कोहनी के पास से पत्नी को पकड़ा। चूड़ियां इतनी थी कि हाथ पकड़ने की और जगह नहीं थी। तुम्हारा हाथ तो मेरे हाथ से भी ज्यादा गर्म है। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दिया। पत्नी का हाथ सचमुच गर्म था। नहीं है। पत्नी ने इस तरह कहा कि उसका हाथ फिर पकड़ लें और छोड़े नहीं। है सच में? खाना खा ली हो? उन्होंने फिर पत्नी से पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वे पिता के साथ पेट भर खा चुके थे। पिता ने केवल 2 पूड़ी खाई थी और थोड़ा भात। पूड़ी ज्यादा थी। अम्मा ने सोचकर भेजा होगा कि बहू को आटा सानना ना पड़े। रघुवर प्रसाद ने ज्यादा खा लिया था। थाली में बचा छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। इस कारण से वे ज्यादा खा जाते थे। पत्नी उनकी थाली में चुपके से पूरी डाल देती थी। पूछती नहीं थी, इसलिए वे मना नहीं कर पा रहे थे। आखिर खाते खाते वे पानी का गिलास और थाली लेकर खड़े हो गए। पानी उन्होंने खड़े खड़े पिया। पानी बैठकर पियो, तब पिता ने कहा। खाना खा ली? पत्नी को जस का तस खड़े देखकर रघुवर प्रसाद ने फिर पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा? रघुवर प्रसाद ने धीरे से पूछा। अब की बार रघुवर प्रसाद का दिल धड़कने लगा था। बुखार नहीं है, पत्नी ने कहा। हाथ तप रहा है, अटकते अटकते उन्होंने कहा। नाड़ी देख लो। रघुवर प्रसाद को नाड़ी देखना नहीं आता था। उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ा। चूड़ी इतनी है कि नाड़ी नहीं मिलेगी, इसमें कम है। पत्नी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उतनी ही लगती है। एक बस में टूट गई थी, एक यहाँ काम करते करते टूट गई। केवल 2 कम है। हाँ, बैठ जाओ। पत्नी बैठ गई। दाहिने हाथ की चूड़ी टूट जाती है, बाएं हाथ की कम टूटती है, पत्नी कह रही थी, और रघुवर प्रसाद नाड़ी टटोल रहे थे। नाड़ी केवल वहां नहीं थी। वहां न मिलने पर उसे कहाँ ढूंढते? छाती से धक धक टटोला जा सकता था। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी के ऊपर उनकी पत्नी गोद में बैठी है। रात का काला हाथी था। उसकी सूंड धरती तक झूल रही थी। रात हाथी की चाल की तरह ऊपर नीचे डोलते हुए जा रही थी। वे पत्नी को संभाल कर पकड़े हुए थे। अंधेरे में काई की तरह फिसलन होती है, ऐसा रघुवर प्रसाद को लगा। पत्नी फिसल जाती थी। इसके बाद अंधेरे में पत्नी ने पूछा, बस स्टैंड से रिक्शे में आए थे? नहीं, पैदल आया था। पत्नी ने सुना कि रघुवर प्रसाद घोड़े पर आए थे। हाथी नहीं मिला? पत्नी ने पूछा। रघुवर प्रसाद ने सुना कि पत्नी पूछ रही है, रिक्शा नहीं मिला था? मिला था, पर पैदल आया। पैदल आने से पैसे बच गए थे। पास ही है बस स्टैंड। पत्नी ने सुना घोड़े के पैसे नहीं देने पड़े थे, बस स्टैंड पास है। घोड़े पर आने से कितना समय लगा? पत्नी ने पूछा। जल्दी आ जाता, पर रास्ते में एक दोस्त मिल गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना रास्ते में एक घुड़सवार और मिल गया था। फिर इधर उधर घूमते रहे। इधर उधर घोड़ा घोड़ा दौड़ाते घूमते रहे। पत्नी ने सुना। थक गए तो एक टिपरिया चाय की दुकान में पी ली। थक गए तो एक खंडर जैसी पुरानी सराय में केसरिया दूध पिया। पत्नी ने सुना। अच्छी गर्म चाय थी, गाढ़ा गर्म दूध था। पत्नी ने सुना। मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी, पत्नी ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ घुड़सवारी करूंगी। अब की बार रघुवर प्रसाद ने सुना। घुड़सवारी क्यों, खटिया में लेटे लेटे उड़ जाएंगे?
रघुवर प्रसाद ने कहा। पक्षी बनकर उड़ जाएंगे? पत्नी ने सुना। हाँ, पत्नी ने कहा। उड़कर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जहाँ 6 महीने की रात हो, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी यही सुना। 6 महीने की रात में इस खटिया पर लेटे रहेंगे? पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने भी यही सुना। 6 महीने की रात खत्म होते होते फिर यहाँ 12 घंटे की रात आ जाएंगी अगर सो जाएंगे। पत्नी ने भी यही सुना। हमारे उठने का रास्ता सुबह देखेगी, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुबह किस तरह रास्ता देखेगी? जैसे ही हमारी नींद खुले सुबह हो जाए। ज्यादा देर सो गए तो ज्यादा देर बाद सुबह होगी। रघुवर प्रसाद ने सुना, ज्यादा देर सो गए तो ज्यादा देर रात रहेगी। चिड़िया रास्ता देखेगी कि हम उठें जिससे सुबह हो और वे चहचहाना शुरू कर दें। सुबह सबसे पहले छोटी छोटी चिड़ियों की चहचहाट होती है, इसके बाद कोयल के बोलने की आवाज आती है। और अल्पना का बना हुआ कमल पानी में तैर रहा था। कुछ याद आने से अचानक रघुवर प्रसाद उठे। उन्हें चिड़ियों की चहचहाट और कोयल के कूकने की आवाज के बाद ग में छोटे हो की मात्रा गुड़िया भी सुनाई दिया। वे उठकर खड़े हो गए। पत्नी के घुटने के ऊपर तक खिंची साड़ी के ऊपर उन्होंने चादर डाल दिया था। उठो, उन्होंने पत्नी को प्यार से ऐसे उठाया जैसे यह कई वर्ष रोज सुबह का सिलसिला था। रघुवर प्रसाद ने खिड़की से नीचे झांकर देखा। गुड़िया स्लेट पट्टी लेकर खिड़की के नीचे बैठी पड़ रही थी। जब वे सो रहे होंगे तब गुड़िया ने ईंटों के ऊपर खड़े होकर झांका होगा। खिड़की में सलाखें नहीं थी। कमरे में कूदकर कोई ना आए इसके लिए बस पल्ले को बंद किया जा सकता था। पल्ले को बंद करने से कोई ना आए में हवा उजाला बाहर का दिखना भी नहीं आता। खिड़की के पल्ले खुले होने से उनके उठने के पहले से कमरे में सुबह थी। रात को उन्होंने सोचा था कि पत्नी से कहेंगे कि वह खिड़की पर डिबरी लेकर खड़ी हो जाएं ताकि वे ईंटें वहां से हटा दें। फिर उन्होंने सोचा कि ईंटें हटाने के बदले खिड़की का पल्ला बंद कर दें, पर वे भूल गए थे। वे टट्टी के ताले की चाबी ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिली। जिस जगह रसोई का सामान था वहां एक चुकिया में उन्होंने चाबी रख दी थी। चुकिया वहां नहीं दिख रही थी। पत्नी ने खटपट में अपने स्वप्न में के संसार को नींद से जगा कर देखा। टट्टी की चाबी नहीं मिल रही। उन्होंने पत्नी से पूछा। पत्नी ने सबसे अलग एक ईंट के ऊपर रखी उस चुकिया को बताया। उसे लगा होगा कि चौके के सामान के साथ टट्टी की चाबी को नहीं होना चाहिए। अपने मन से उसने अपनी गृहस्थी को जमाने का काम यही किया था। जब रघुवर प्रसाद बस स्टैंड गए थे तब पड़ोसनों ने उसे यह कुछ गृहस्थी की जानकारी मिल गई थी। चुकिया की चाबी टट्टी की चाबी है, इसका उसने अनुमान लगाया था। थोड़ी देर में घर की चीजें अपनी अपनी जगह से हटकर पत्नी की इच्छा से जगह लेने लगी। चीजों के इधर उधर होने से सम्मोहन से रघुवर प्रसाद को लगा कि नींद पूरी नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चे खिड़की की ईंट पर खड़े होने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। दोनों बच्चों से निर्लिप्त अपने काम में थे और बच्चे बायोस्कोप की तरह खिड़की से देख रहे थे। खा पीकर रघुवर प्रसाद किताब लेकर खटिया पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद खिड़की के पीछे बच्चों की खुशी से चिल्लाने की आवाजें उन्हें सुनाई दी। रघुवर प्रसाद से रहा नहीं गया। किताब लिए लिए खिड़की के पास आए। एक लड़का खड़ा था, बाकी सब भाग गए थे। क्या है? उन्होंने उस लड़के से पूछा। बकरी का बच्चा, उसने कहा। हवा अच्छी चल रही थी। कौन से रंग का है? उन्होंने पूछा। काले रंग का, बच्चे ने कहा। रघुवर प्रसाद मुस्कुराए। बकरी के बच्चे को देखने चलोगी? रघुवर प्रसाद ने पत्नी से पूछा। चलो। पत्नी तुरंत तैयार हो गई। इधर खिड़की से चलेंगे, उन्होंने कहा। अप्रैल का पहला सप्ताह था। सुबह की हवा में यहाँ थोड़ी ठंडक थी। हवा तेज चल रही थी। खिड़की से बाहर पैर लटका कर रघुवर प्रसाद कूदे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की सहायता की। वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे लंबी रस्सी से बकरी का एक काला बच्चा बंधा था। हवा चलने से पीपल के पत्ते इधर उधर झरते तो बकरी का बच्चा दौड़ते हुए पत्ते की तरफ लपकता। एक पत्ते की तरफ जाते जाते
फिर दूसरे पत्ते की तरफ दौड़ पड़ता। हवा चलने के साथ कई पत्ते खड़खड़ झरते। पत्नी का साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। उड़ते हुए पल्लू में एक पत्ता आकर अटक गया। सब पत्ते का झरना देख रहे थे। नीचे ढेर से पत्ते इकट्ठे हो गए। बच्चे गिरते हुए पत्तों को पैर से दबाने के लिए दौड़ते थे। पत्नी के पास एक पत्ता झरा। उसने पैर से दबाना चाहा तो निशाना चूक गया। रघुवर प्रसाद, पत्नी और बच्चे गिरते हुए पत्तों को पकड़ने, पैर से दबाने इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके खेल को देखकर लगने लगा कि पत्ते जानबूझकर खेलते हुए झर रहे हैं। पेड़ अपने पत्ते झराता खेलते हुए खड़ा था। पत्नी के बालों में एक पत्ता फंस गया। रघुवर प्रसाद ने कहा, तुम्हारे बालों में एक पत्ता अटका है। पत्नी ने बालों में पत्ते को उंगलियों से टटोला तो पत्ता नीचे गिर गया। रघुवर प्रसाद ने कहा। पड़ोसन अपनी खुली खिड़की से चिल्लाई, हाथी आया। बकरी के बच्चे के साथ सब लोग खेलना छोड़ सारे बच्चे हाथी की तरफ दौड़ पड़े। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी कुछ पहले आ गया है। वे पत्नी का हाथ पकड़े पकड़े खिड़की तक आए। पहले उन्होंने पत्नी को चढ़ाया, फिर वे कमरे में कूद गए। हाथी आया से प्रफुल्लित पत्नी दरवाजे खोलने लगी। पत्नी ने दरवाजे को पूरा खोला जैसे हाथी को घर के अंदर आना हो। पल्ले की आड़ से उसने देखा कि भारी भरकम हाथी था। फिर वह अंदर आ गई। रघुवर प्रसाद तैयार होते होते देख रहे थे कि हाथी सड़क के किनारे नग्न होकर पेशाब कर रहा था। हाथी पर बैठा साधु बीड़ी पी रहा था। हाथी देखकर पत्नी एक छोटी लड़की की तरह खुश थी। रघुवर प्रसाद आज साधु से कहना चाहते होंगे, हाथी पर बैठकर जाना अच्छा नहीं लग रहा, मैं टेम्पो से चला जाऊंगा। तब साधु कहेगा, मैं आपको टेम्पो स्टैंड में देख रहा था, आप आए नहीं तो मैं आपको लेने घर आ गया। आज देर हो गई। रघुवर प्रसाद कहेंगे, टेम्पो देखने में और देर होगी, हाथी से चलिए, हाथी को तेज ले चलेंगे। अच्छा कहकर रघुवर प्रसाद हाथी पर बैठने के लिए तैयार होंगे। कंधे से लटकने वाले झोले में 3 किताबें थी। पत्नी से जाते जाते उन्होंने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, जाने का मन नहीं हो रहा। रघुवर प्रसाद के बाहर आते ही साधु ने हाथी को जमीन पर बैठाया। कार का दरवाजा साहब के आते ही ड्राइवर खोलता है। उसी तरह रघुवर प्रसाद को देखकर साधु ने हाथी से बैठने को कहा होगा। हाथी का बैठना कार का दरवाजा खुलना जैसा था। हाथी रघुवर प्रसाद को देखकर नहीं बैठा होगा। बार बार ऐसा होने पर रघुवर प्रसाद को देखकर हाथी को बैठने की आदत हो जाए। पत्नी समझी कि हाथी रघुवर प्रसाद को देखकर बैठा है। वह रघुवर प्रसाद को हाथी पर चढ़ते हुए देख रही थी और सुखी थी। झोला अगर लटकाने वाला नहीं होता तो कठिनाई होती। चपड़ासी का छत्ता लौटाना उन्हें याद नहीं था। चले? साधु ने पूछा। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा। अब की बार उन्होंने हाथी पर बैठे पत्नी को, पड़ोस की औरतों, बच्चों को साथ खड़े देखा। रघुवर प्रसाद को जाते हुए पत्नी कुछ देर देखती रही, फिर घर का काम करने अंदर चली गई। हाथी पर बैठे हुए रघुवर प्रसाद ने देखा कि एक साइकिल हाथी से आगे निकल गई। एक छोटे कद के भूरे रंग के घोड़े पर गांव का बूढ़ा आगे आगे चलता जा रहा था। जब हाथी चलते चलते घोड़े के बराबर आया तो घोड़ा चौंक गया। घोड़े का बूढ़ा सवार लगाम छोड़े तब ऊँघता हुआ बैठा था। जैसे तैसे लगाम पकड़कर घोड़े को उसने काबू में किया। बूढ़ा सवार तब हाथी के पीछे हो गया और धीरे धीरे उसी तरह घोड़े पर बैठे जा रहा था जैसे पहले आगे जा रहा था। जाने की वही उसकी लय हो गई जो पहले थी। यह लय धीरे धीरे समय की बीतने की लय थी। गर्मी की दोपहर जैसे देश से बीतती है। दोपहर अभी हुई नहीं थी, पर घोड़े की चाल देखकर लगता था कि उसका गांव कितना भी समीप हो, उसे रास्ते पर दोपहर जरूर मिलेगी। आगे कहीं दोपहर घोड़े के आने का रास्ता खड़े खड़े देख रही होगी। घोड़ा जैसे ही उसके पास आएगा, दोपहर होकर उसके साथ चलने लगेगी। चलते चलते वह बीत जाएगी और आगे रात मिलेगी और यह सिलसिला कई रात कई सुबह तक चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद दीवारों का जाता हुआ डेरा मिला। औरतें सिर पर टट्टा कमचिल बोहे थी। 3 सूअर 3 साइकिलों के कैरियर में बंधे थे।
चौथी साइकिल के कैरियर में एक टोकरी में छोटा बकरा बंधा था। बकरा ले जाने वाला दीवार देर एक आदमी नहीं लगता था। सभी साइकिलों को पैदल ले जाया जा रहा था। एक बूढ़े दीवार के पीछे एक मरियल कुत्ता निश्चित दूरी बनाए हुए साथ जा रहा था। यह कुत्ता बंधा नहीं था, पर अदृश्य रस्सी से बंधा जा रहा था। अदृश्य रस्सी पालतू होने की नियति थी। दूसरा कुत्ता जो सचमुच रस्सी से बंधा हुआ था, हाथी के पास पहुंचते ही भौंकने लगा। मरियल कुत्ता भी डरा डरा भौंकने लगा। थोड़ा आगे जाने पर एक ठेले पर जाती हुई नाव मिली। नाव एक तालाब से दूसरे तालाब की ओर जा रही होगी। नाव से टिका हुआ ठेले पर एक बच्चा सो रहा था। एक औरत और उसका पति नाव ढेल रहे थे। उनका बच्चा होगा। नाव सीधी रखी थी, उसे बांधा गया था। फिर भी हाथी के ऊपर से देखने पर लगता था कि नाव तैरते तैरते छूट रही है और हाथी भी ऊपर नीचे होता हुआ हिचकोले खाता आगे बढ़ रहा है। नाव के साथ साथ चलने में कुछ समय तक चलना तैरने के समान लगता होगा। सड़क पर चलते हुए डूबने का डर कतई नहीं लगेगा, यह निश्चित था। पर हाथी के ऊपर बैठे हुए रघुवर प्रसाद को नीचे गिर जाने का डर था। स्कूटर का हॉर्न सुनकर रघुवर प्रसाद ने देखा कि विभाग अध्यक्ष साइकिलों के बीच से होकर हाथी से आगे निकलना चाहते हैं। एक सुअर बुरी तरह चीखा। विभाग अध्यक्ष का ध्यान सुअर के चीखने से बंट गया, नहीं तो वे रघुवर प्रसाद के नमस्ते को देखते जो उनके लिए था। एक ट्रक आ रहा था। ट्रक में रेत भरी थी। नदी की चमकती रेत थी। बरसात में नदी भरने लगती तब रेत निकालना मुश्किल हो जाता। तब खदान की रेत निकाली जाती थी। खदान की रेत साफ सुथरी नहीं होती थी। अधिक बरसात में रेत बहुत महंगी हो जाती। बरसात आने से अभी 1.5 महीना था। ट्रक को आते देख साधु ने हाथी को जितना हो सके सड़क के किनारे करना चाहा। हाथी उससे ज्यादा किनारे हो गया। शीशम के पेड़ की डाली से बचने के लिए दोनों को झुकना पड़ा। शीशम की एक कोमल डाल रघुवर प्रसाद ने झुके हुए तोड़ ली थी। महाविद्यालय से कुछ दूर रघुवर प्रसाद उतरना चाहते थे, पर साधु ने हाथी को झंडा लगाने की बल्ली के पास रोका। हाथी के बैठते ही इस तरह उतरे कि वे हाथी से नहीं उतरे, वहां पहले से खड़े थे और हाथी उनके पास आ गया। शीशम की डाल उनके पास थी। डाल में छोटी छोटी कली लगी थी। विभाग अध्यक्ष थोड़ी देर पहले आकर बैठे थे। शीशम की डाल? उन्होंने पूछा। जी हाँ। शीशम में फूल आ गए? हाँ, आम में बोर बहुत आए हैं। आम के बोर और महुआ के फूल की गंध मुझको एक जैसी लगती है। जी सर, चक्कर आता है। आपको? नहीं, मन को। अच्छा, मैं ध्यान दूंगा कि मन को चक्कर आता है, मुझको। बांस की पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगी हैं। रघुवर प्रसाद हाथी की बात कहने से अपने आप को बचा रहे थे। यही हाल विभाग अध्यक्ष का था। विभाग अध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद को हाथी पर बैठे हुए देख लिया था। आम के पेड़ का शरीर और नीम के पेड़ के शरीर का रंग एक जैसा है। रघुवर प्रसाद ने क्लास लेने जाते समय विभाग अध्यक्ष से कहा था। पढ़ाकर जब वे लौटे तब उन्होंने उससे पूछा, आपके दोनों हाथों में चौक लगी रहती है। कक्षा से आते हैं तो हाथों के साथ साथ चेहरे पर भी सफेदी लगी रहती है। आपको मालूम तो है सर, मैं दोनों हाथों से लिखता हूँ। हाँ, पर चेहरे से तो नहीं लिखते। जी हाँ। चलने से दोनों पैर एक साथ चलते हैं। रुको तो दोनों पैर एक साथ रुक जाते हैं। दोनों पैर एक साथ आराम करते हैं। रघुवर प्रसाद बिना रुके लिख सकते थे। बायां हाथ थक जाए तो दाहिने हाथ से, तब तक बायां हाथ सुस्ता लेता। बाएं हाथ के सुस्ताने के बाद बाएं से लिखते और दाहिना सुस्ता लेता। यदि वे ऐसा करते रहे तो एक समय बहुत जल्दी आ जाएगा जब लिखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा और हाथ थके हुए नहीं होंगे। पत्नी को जब ये मालूम हुआ कि रघुवर प्रसाद दोनों हाथ से लिख लेते हैं तो उसने एक बारगी पति से पूछा, क्या तुम्हारे हाथ में 6 उंगलियां हैं? नहीं, पर तुमने कैसे सोचा कि मेरी 6 उंगलियां हैं? तुम दोनों हाथ से लिखते हो इसलिए पूछा। दोनों हाथ से लिखने वाले के हाथ में 6 उंगलियां होनी चाहिए। नहीं, पर मुझको लगा। पत्नी ने रघुवर प्रसाद की दोनों हथेलियों को अपने गालों पर रखते हुए कहा। मेरे पैर की उंगलियों को देखो। पत्नी ने कहा। क्या 6 उंगलियां हैं? देखो तो।
ठीक तो है? पत्नी के नन्हे नन्हे सुंदर पैर थे। अंगूठे के पास एक उंगली लायक और जगह थी। क्या एक उंगली और थी जो कटवा ली? जगह है, पर उंगली नहीं निकली। 5 तो ठीक है, मेरी 5 उंगलियों के बाद कितनी जगह है, पर छठवीं नहीं निकली, कहकर रघुवर प्रसाद ने अपने हाथ की एक उंगली अंगूठे की खाली जगह के पास रख दी। पत्नी ने पैर की उंगली से रघुवर प्रसाद की हाथ की उंगली को जोर से पकड़ा। अच्छा छोड़ दो, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने छोड़ दिया। अरे, कहकर पत्नी ने रघुवर प्रसाद के पैर छुए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। तुमको पैर लग गया था। रघुवर प्रसाद मुस्कुराए। ऐसे कितनी बार तुम्हारा पैर मुझको लगता होगा, तब तो तुम पैर नहीं छुए। कई दिन बाद भी एक बार पैर छू लो तो पहले का हिसाब पूरा हो जाता है, शर्मा कर पत्नी ने कहा। क्या तुमको मालूम है जामुन में भी फूल आते हैं? रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ, मुझको मालूम नहीं था। मैं सोचता था कि जामुन में सीधे फल लगते हैं। क्या तुमने इस साल जामुन के फूल को देखा? हाँ, तुम्हारे आने से 2-3 दिन पहले। अब छोटे छोटे फल आ गए हैं। मैं नहीं देखी। किसी पेड़ में ढूंढ कर देखेंगे। शायद अभी फूल फल नहीं बने हो। जामुन के सीधे फल पर ध्यान जाता है, फूल पर नहीं। परीक्षा में स्याही या पेन बदलते समय निरीक्षक से अनुमति लेनी पड़ती थी। यह कड़ा नियम था। तब निरीक्षक को उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता था कि स्याही या पेन बदलने की अनुमति दी गई है। परीक्षार्थी बाएं हाथ से लिखे या दाहिने से, इसकी स्वतंत्रता थी। रघुवर प्रसाद के बाएं हाथ के अक्षर और दाहिने हाथ के अक्षर में अंतर नहीं था। बहुत ध्यान से देखने पर अंतर मालूम होता था। यह अंतर उसी तरह था जैसे गणेश जी की फोटो को बाईं तरफ से देखो या दाहिने तरफ, या किसी रखी कुर्सी को बाईं तरफ से देखो या दाहिने तरफ से। कुर्सी में अंतर नहीं होता। रघुवर प्रसाद जब पढ़ते थे तब उनको परीक्षा के समय हाथ बदलने की अनुमति लेनी पड़ती थी। तब वे खड़े हो जाते होंगे। कहिए। सर, अब मैं दाहिने हाथ से लिखना चाहता हूँ। पहले क्या बाएं हाथ से लिख रहे थे? जी सर। क्या बायां हाथ टूट गया? नहीं सर, हाथ ठीक है पर थक गया है। निरीक्षक को कुछ समझ में नहीं आया होगा। आप दाहिने हाथ से भी लिख सकते हैं? जी सर। अधिक बात करने से परीक्षा का समय जाया होता है, इसलिए वहां उनसे अधिक बहस नहीं की थी। अभी आप कुछ देर बाएं हाथ से लिखिए, मैं मुख्य निरीक्षक से पूछकर बताता हूँ, कहकर वे साथी निरीक्षक से अनुमति लेकर मुख्य निरीक्षक के पास जाएंगे। एक परीक्षार्थी बाएं हाथ से लिखते लिखते अब दाहिने हाथ से लिखने की अनुमति मांग रहा है। अनुमति दे दें? बाएं हाथ से लिखते लिखते दाहिने से क्यों लिखना चाहता है? वह कहता है कि बायां हाथ थक गया है, इसलिए दाहिने हाथ से लिखेगा। जो दाहिने हाथ से लिखते हैं वे तो दाहिने से ही लिखते रहते हैं। हाथ थक जाता है तब भी दाहिने हाथ से लिखते रहते हैं। मैं तो वर्षों से दाहिने हाथ से ही लिख रहा हूँ। मैं भी दाहिने हाथ से ही लिखता हूँ। दाहिने हाथ में चोट लग जाए तो भी उसी से लिखता हूँ, नहीं तो परीक्षा नहीं दे पाते। बाएं हाथ के बाद दाहिने से कैसे लिखा जा सकता है? जिसके हाथ नहीं होते वे पैर से लिख लेते हैं। हाथ से लिखने और पैर से लिखने में यह पहचान में आता होगा सर कि यह हाथ से लिखा और यह पैर से, जैसे हाथ पहचान में आ जाता है और पैर पहचान में आ जाता है कि यह पैर है। मुंह से ब्रश पकड़कर चित्र बनाने के बारे में मैंने पढ़ा है। मुंह से बनाई कोई झोपड़ी हो तो झोपड़ी देखकर यह पता लग सकता है कि यह मुंह से बनी है और यह हाथ से। शायद मुंह से अच्छी न बनती हो, हाथ से भी खराब बनती है। सचमुच की झोपड़ी मुंह से अच्छी नहीं बनेगी। विद्यार्थी तो वही है, चाहे वह बाएं हाथ से लिखे दाहिने से, चाहे न लिखे, उसे अनुमति दे दीजिए। उधर रघुवर प्रसाद को परीक्षाओं में दोनों हाथ से लिखने की अनुमति मिल जाती होगी। रघुवर प्रसाद दूसरे लड़कों से अधिक लिखते होंगे। वे पढ़ने में होशियार थे और अच्छे नंबरों से पास हुए थे। रघुवर प्रसाद ने साधु से कहा, मेरा छोटा भाई आने वाला है, क्या उसे एक दिन हाथी पर बैठाकर घुमा दोगे? रघुवर प्रसाद की पत्नी का भी मन था कि वह हाथी पर बैठकर घूमे। उन्होंने पत्नी का नाम नहीं लिया। मैं अचानक एक दिन चला जाऊंगा, साधु कहेगा। क्या हाथी पर जाओगे? हाथी अचानक एक दिन कहीं नहीं जा सकता। वह जिस दिन जाएगा
रोज की तरह जाएगा। यह तब कैसे होगा? तुम हाथी पर सवार होगे। रोज की तरह जाते हाथी पर सवार तुम अकेले अचानक कैसे जाओगे? हाथी के साथ तुम भी रोज की तरह चले जाओगे। हाँ, मैं हाथी पर सवार होकर अचानक नहीं जा सकता। घोड़े पर अचानक जा सकते हैं। घोड़े पर थोड़ा अचानक जाया जा सकता है, पूरा अचानक नहीं। रात के अंधेरे में या दिन के सुनसान में कुछ अचानक हुआ जा सकता है, पर आजकल अंधेरा एकदम अंधेरा नहीं होता और दिन का सुनसान एकदम सुनसान नहीं। मैं घोड़े पर जाता हुआ दिख जाऊंगा। घोड़े की टाप की आवाज खड़बड़ दूर तक सुनाई देगी। जितना सुनसान दिन और रात में होगा, खड़बड़ उतनी दूर तक सुनाई देगी। फिर जाना दिख जाएगा। हाथी तो दबे पांव चलता है, दौड़ेगा तो दबे पांव। उसके गले में घंटी नहीं है, उसके जाने की आवाज नहीं होगी। वह इतना बड़ा है कि छुप नहीं सकता, वह दिख जाएगा। घोड़े को कुछ छुपाया जा सकता है, हाथी को बिल्कुल नहीं। पर घोड़े की आवाज आड़ में नहीं छुपती। आड़ में खड़े रहेंगे तो कब तक रहेंगे और जाना कैसे होगा? वेश बदल कर अचानक नहीं जा सकते, कोई नहीं पहचानेगा और लगेगा कि तुम अचानक चले गए। मैं अपना वेश बदल लूंगा, पर घोड़े और हाथी का वेश कैसे बदलूंगा? हाँ, घोड़े का वेश नहीं बदल सकते, हाथी का भी नहीं। आदमी दाढ़ी मूछ मुड़ाकर बदल जाएगा, कपड़े बदल लेता है तो वेश बदल लेता है। युवा बूढ़ा हो सकता है, लंगड़ा लूला अंधा बनकर वेश बदल सकते हैं। अच्छा होता कि हाथी को ऊंट बनाकर कुछ दूर तक जाते, फिर बैल बनाकर बैलगाड़ी में चले जाते। हाथी को बहुत छोटा हाथी बनाकर झोले के अंदर रखकर रेलगाड़ी बस से अचानक चले जाते। घने जंगल में वे छुप सकते हैं। हाँ, पर मुझे छुपकर बनारस जाना है तो मैं जंगल में हाथी समेत छुप जाऊंगा। जंगल में बनारस की तरफ चलता रहूंगा। जंगल तो थोड़ी दूर इतना बड़ा है, बनारस तक इतना बड़ा नहीं है। जंगल के बाद गांव, शहर या खुला मैदान होगा, तब नहीं छुप सकूंगा। जंगल में छुपकर बनारस जाने का एक ही तरीका है कि जंगल भी साथ साथ बनारस चले और जंगल के अंदर हाथी चलता रहे। तुम वेश बदल लो, फिर हाथी पर बैठकर चले जाना। लोग सोचेंगे कि हाथी पर कोई दूसरा चला गया। पत्नी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। रघुवर प्रसाद दरवाजा खोलकर बाहर खड़े थे। विभाग अध्यक्ष धोती कुर्ता पहने स्कूटर हाथ से ठेलते हुए आ रहे। यह देखकर रघुवर प्रसाद उनके पास गए। क्या हुआ सर? चालू करते करते थक गया। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल किताबों की महफिल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में।